प्रिय विद्यार्थियों, पिछले बिंदु में हमने प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। हमने चर्चा की थी कि किस तरह बौद्ध साहित्य से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने पहले स्पष्ट किया था कि बौद्ध साहित्य का जो अधिकांश भाग रचा गया है वह पाली भाषा में रचा गया है। इसलिए हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत एक तरह से पाली साहित्य का अध्ययन ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में करते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो इतिहास के स्रोत हैं उनमें अगला महत्वपूर्ण घटक है जैन साहित्य। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचे गए हैं, इसलिए जैन साहित्य को हम प्राकृत भाषा का साहित्य भी कह सकते हैं। यद्यपि कई जैन ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं, परंतु अधिकांश तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में ही हुई है। जैन ग्रंथ हमारे इतिहास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इस तथ्य को हम प्रसिद्ध इतिहासकार राजबली पांडेय के इस कथन से भी समझ सकते हैं। राजबली पांडेय जैन ग्रंथों की ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में उपयोगिता को लक्ष्य करते हुए लिखते हैं कि एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिना जैन ग्रंथों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती है, क्योंकि इस साहित्य से हमें प्राचीन भारत के कुछ ऐसे पक्षों का परिचय मिलता है जिनकी जानकारी ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य में या तो चर्चा ही नहीं है या अगर है भी तो बहुत अल्प। अर्थात राजबली पांडेय ये कहना चाहते हैं कि जैन ग्रंथों के अध्ययन के बिना हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के कई पक्षों की जानकारी होना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास के कई ऐसे पक्ष हैं जिनकी जानकारी या तो ब्राह्मण ग्रंथों में अर्थात वैदिक साहित्य और अन्य ब्राह्मण साहित्य में और बौद्ध साहित्य में या तो चर्चा ही नहीं है और अगर है भी तो बहुत कम। और इन विषयों की चर्चा, इन पक्षों की चर्चा जैन साहित्य में विस्तृत रूप से की गई है। अर्थात भारतीय इतिहास को जानने में हमें जैन ग्रंथों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। अब जो जैन साहित्य है उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या हैं? जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं 12 अंग। 12 अंग जो हैं जिन्हें हम आगम भी कहते हैं, जैन आगमों में ये 12 अंग बहुत महत्वपूर्ण है और इन 12 अंगों के प्रत्येक का एक उप अंग भी है, इसलिए हम 12 उपांग भी इनमें सम्मिलित करते हैं। तो ये 12 अंग और 12 उपांग जो महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, इनसे हमें तत्कालीन भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य जैन ग्रंथ हैं उनमें भद्रबाहु चरित्र, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह परिशिष्ट पर्वन, इससे भी हमें इतिहास की कई तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी तरह पुण्याश्रय, कथाकोश, काल का पुराण जो महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, इनसे भी हमें तत्कालीन भारतीय इतिहास की कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचारांग सूत्र। इस आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के
आचार नियमों का उल्लेख किया गया है, अर्थात किस तरह जैन भिक्षु अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें किन नियमों का पालन करना होता था, इसकी जानकारी हमें आचारांग सूत्र से प्राप्त होती है। भगवती सूत्र भी इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें महावीर स्वामी के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इन घटनाओं से हमें इतिहास की जानकारी उपलब्ध होती है। इसी तरह एक और ग्रंथ है उवासक दशाओं। इस उवासक दशाओं में जो प्रसिद्ध जैन भिक्षु हुए हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन कथाएं, उनकी जीवनियाँ इसमें सम्मिलित हैं और इन जीवनियों से हमें तत्कालीन समय के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो मैंने अभी पहले बताया भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र से हमें जो 16 मार्जन पद थे उन 16 मार्जन पदों के बारे में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह अन्य जो जैन ग्रंथ हैं उन जैन ग्रंथों में जैसे समरादित्य कथा, धूर्ताख्यान, कथाकोश, कुवलय माला, उपमिति भव प्रपंच कथा, कथाकोश प्रकरण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक दशा और धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम अगले बिंदु में चर्चा करते हैं धर्मेतर साहित्य पर। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि धर्मेतर साहित्य का अर्थ धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जो साहित्य है जिसे हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं, अर्थात धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त कुछ लेखकों ने ऐसी रचनाएं भी लिखी हैं जो धर्म से हटकर हैं, जिनमें आम जनमानस के लोक जीवन का वर्णन है। इसे हम लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य कहते हैं। इस तरह के ग्रंथों में सर्वप्रथम जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र सम्मिलित है जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह गार्गी संहिता जिससे हमें यवन आक्रमणों की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस जो कि हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी प्रदान करता है, मौर्य काल की, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार को जब राजगद्दी प्राप्त होती है तो बिंदुसार के मंत्री को नियुक्त करने में चाणक्य द्वारा जो एक कूटनीति रची जाती है तो उसकी जानकारी मुद्रा राक्षस से हमें प्राप्त होती है। इसी तरह कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, इनसे भी मौर्यकालीन इतिहास की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही लौकिक साहित्य में जो कामंदक का नीति सार है, इससे हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त काल में किस तरह राजतंत्र कार्य करता था। ऐसे ही सोमदेव सूरी का नीति वाक्यमृतम, इससे हमें 10वीं सदी के अंत की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से हमें गुप्त काल की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास के कई ग्रंथ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव आदि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे हमें गुप्तकालीन सामाजिक जीवन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो पतंजलि का महाभाष्य है और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इनसे भी हमें तत्कालीन समाज की, तत्कालीन इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ, जैसे मैंने कहा कालिदास का जो रघुवंश है, विद्वानों के अनुसार रघुवंश से हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक मिलती है। और जो सोमदेव सूरी के बारे में कथा सरित सागर है और क्षेमेंद्र कृत
बृहद कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र ने लिखा है और सूर सागर ये सोमदेव ने जो कथा सहित सागर लिखा है, इनसे हमें विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह हमें शूद्रक के मृच्छकटिकम और दंडी के 10 कुमार चरित्र से तत्कालीन समाज की सुंदर जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण इनकी रचनाओं में किया गया है, अर्थात मृच्छकटिकम और 10 कुमार चरित्र में तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है। इसी तरह कई जो जीवन चरित्र हैं उनसे भी हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे हर्ष चरित्र से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गौड़ वहू से हमें कन्नौज के शासक यशोवर्मा के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रमांक देव चरित्र से हमें विलहन का जो विक्रमांक देव चरित्र है, इससे हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्टम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो रामचरित्र है, इसे हमें पाल वंशीय शासक रामपाल के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुमारपाल चरित्र से हमें कुमारपाल के जीवन की जो जय सिंह जो जिसने कुमारपाल चरित्र लिखा है, तो हमें पाल वंशीय शासक की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसी तरह हमीर काव्य से हमें हमीर देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। तो इस तरह विभिन्न जो ये चरित्र ग्रंथ हैं, इनसे हमें विभिन्न शासकों के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह जो तमिल ग्रंथ हैं, उन तमिल ग्रंथों से भी हमें तमिल शासकों की जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो तमिल क्षेत्र में जो शासन करते थे, जिनमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है नंदिक कलम्बकम नंदिक कलम्बकम। इस ग्रंथ से हमें पल्लव नरेश नंदी वर्मा तृतीय की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही कलिंग तुप्परणी में चोल राजा कुलोतुंग प्रथम के बारे में हमें विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। और चोल चरित्र, जिससे हमें चोल वंशीय शासक राजराज द्वितीय आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस तरह विभिन्न धर्मेतर साहित्य के जो ग्रंथ हैं, उनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी आते रहे हैं और कई बार इन विदेशी लेखक हुए हैं, उन्होंने अन्य विद्वानों के आधार पर भी भारत के बारे में लिखने का प्रयास किया है। यद्यपि उनमें से कई भारत नहीं आए हैं, जैसे हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए, लेकिन उन्होंने अन्य स्रोतों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत के बारे में लिखने का प्रयास किया। तो इस तरह जो विदेशियों के वृत्तांत हैं, जो उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, जिनमें उन्होंने प्राचीन भारत के बारे में जानकारियां दी हैं, उनमें बहुत सारे यूनानी, रोमन, चीनी, अरब यात्री सम्मिलित हैं। अर्थात यूनानी, रोम, चीनी विद्वान और अरब विद्वान इनमें सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के बारे में जानकारियां दी हैं। सबसे प्राचीन जो लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, उनमें यूनानी और रोम के लेखकों में हेरोडोटस और टीसीयस सम्मिलित हैं। अर्थात यूनानी लेखक हेरोडोटस और टीसीयस ने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यद्यपि इन्होंने ये जानकारियां ईरान से प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के बारे में लिखने का प्रयास किया। जो जानकारी दी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है। इसी तरह मेगास्थनीज की जो इंडिका है, यद्यपि इंडिका आज उपलब्ध नहीं है, परंतु इंडिका के विवरणों का बहुत सारे यूनानी विद्वानों ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है उन्हें। इसी तरह केसियस, डाइमेकस आदि ने भी भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी दी है। टॉलमी ने भारत का जो भौगोलिक वर्णन किया है,
उसमें उसने भारत के बारे में कई जानकारियां दी हैं। यद्यपि कई जानकारियां इसमें त्रुटिपूर्ण भी हैं, परंतु फिर भी वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी तरह प्लिनी, डायोडोरस, एरियन, प्लूटार्क, कर्टियस, जस्टिन, स्ट्रैबो आदि ने भारत के बारे में विभिन्न जानकारियां हमें दी हैं और भारत के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से लिखने का प्रयास किया है। एक प्रसिद्ध रचना है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। यद्यपि इसके लेखक का नाम अभी अज्ञात है, परंतु इस ग्रंथ में भारत के समुद्र तट की जो जानकारी है, भारत के समुद्री व्यापार की जो जानकारी दी गई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह प्राचीन भारत में समय समय पर कई चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा की और कई चीनी लेखकों ने अपने चीनी इतिहास में भी भारत के इतिहास की जानकारी देने का प्रयास किया है। इनमें पहले विद्वान हुए सुमाचिन। सुमाचिन चीन के एक प्रसिद्ध और प्राचीन इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक विवरण में भारत के बारे में लिखा है। यद्यपि सुमाचिन भारत नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत के बारे में लिखने का प्रयास किया है। इसी तरह ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की और यहाँ पर उसने बौद्ध साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और कई बौद्ध ग्रंथों को वो अपने साथ चीन ले गया। ह्वेनसांग की सियुकी में भारत के बारे में कई जानकारियाँ दी गई हैं। इसी तरह इत्सिंग, जिनसे हमें गुप्तकालीन भारत की धार्मिक और धर्मेतर दशा का ज्ञान होता है। फाहियान, जो कि गुप्त काल में भारत आया था, उसने तत्कालीन समाज की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। और इसी तरह अरब यात्रियों ने भी भारत के बारे में लिखने का प्रयास किया है। इनमें महत्वपूर्ण विद्वान हुए सुलेमान, जो लेखक महत्वपूर्ण हुए हैं। सुलेमान 9वीं सदी ईस्वी के मध्य भारत आया था और उसने पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, उनके बारे में लिखा है। इसी तरह अल मसूदी 941 से 943 तक भारत में रहा और अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासकों के बारे में लिखा। इसी तरह अरब लेखकों में अबू रेहान, जिसका नाम अल बरूनी मैंने लिखा भी है, अल बरूनी महत्वपूर्ण है। अबू रेहान का ही नाम जो है अल बरूनी है। अल बरूनी ने तहकीक उल हिंद में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यद्यपि इनके लेखन में कई दोष भी हैं, क्योंकि कई बार अल बरूनी जो है भारत के बारे में लिखते समय राजनीतिक दशा के बारे में लिखना वो भूल चुके या उन्हें कुछ लिखा नहीं है। साथ ही जो भी जानकारी उन्हें दी है अपने अनुभव के आधार पर दी है, तो कई बार इनके तथ्य स्पष्ट भी नहीं हो पाते हैं, परंतु फिर भी जो जानकारी इन्होंने दी है वो भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण है। इस तरह हम भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारियां प्राप्त करते हैं।